हेलो दोस्तों, तो चलो आज हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के नेटवर्क सेट के क्वेश्चन। चलो तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा CSIR नेट जून 2019 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके पहले आप खुद ट्राई कीजिए। चलो वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए। आपने आपकी बुक में लिख लेना है पहले, तो बाद में आपको सोल्व करना है। चलो ABC या D, पहला आपका खुद का आंसर, जो भी आंसर आए ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जो भी आंसर आए। फिर सही और गलत देख लेना, पहले अभी ही करना, फिर मैं सोल्व करवा दूं, बाद में नहीं करने का। चलो आपको दिया हुआ है द कंपाउंड एग्जिबिट्स फॉलोइंग डेटा, IR के डेटा दिया हुए हैं। कितने हैं इधर देखो, IR के डेटा आपको दिए हुए हैं 1685 वो आपको डेटा दिया हुआ है। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ, क्या हुआ कि आपका कंपाउंड में कीटोन है। क्या है भैया? कीटोन है। CO स्ट्रेचिंग का दिया हुआ है। किसका है ये किसकी वैल्यू है भाई? CO स्ट्रेचिंग की वैल्यू है 1685 आपको दी हुई है। CO स्ट्रेचिंग की वैल्यू यानी कि कीटोन है। CO स्ट्रेचिंग में भी क्या है? कीटोन है। देखते हैं कौन से कंपाउंड में हमारे पास कीटोन है। चलो इसमें कीटोन है भैया, तो हमारा ये आंसर आ सकता है। अभी देखो कैसे जो आंसर गलत है ना उसको कैसे निगलेक्ट करते हैं। निगलेक्ट करना सीख लो, फिर हम बाद में कंफर्म कर लेंगे। तो ये A आंसर आ सकता है। B में भी कीटोन है तो ये भी आ सकता है। C में देखो, C में क्या है? अरे रुक जा, C में है क्या? C में आपको दिया हुआ है एसिड क्लोराइड। क्या है भैया? एसिड क्लोराइड दिया हुआ है। और आप जानते हैं एसिड क्लोराइड की फ्रीक्वेंसी IR डेटा क्या होता है? सबसे हाईएस्ट होता है। CO स्ट्रेचिंग में सबसे हाईएस्ट एसिड क्लोराइड का यानी कि एसिड हैलाइड का होता है 1850। कितना होता है भैया? 1850 एसिड हैलाइड का होता है, लेकिन हमें तो 1685 दिया हुआ है, यानी कि आपके कंपाउंड में कीटोन है ना कि एसिड हैलाइड। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि आपका C आंसर निकल गया। C आंसर आपका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ तो एसिड क्लोराइड है। यदि ये होता तो IR की डेटा 1850 के ज़्यादा होगी, 1850 से ज़्यादा होगी, तो C नहीं आएगा। चलो C तो निकल गया, C निकल गया। अब बात करते हैं NMR में। NMR में कितने सिग्नल दिए हुए हैं देख लो, कितने नंबर ऑफ सिग्नल पहले तो देखो, दूसरा कुछ नहीं, क्या है वो कुछ नहीं, कितने सिग्नल दिए हुए हैं। तो पहले तो ये 1 सिग्नल, 2, 3, 4, 5, टोटल NMR के 5 सिग्नल है भैया। टोटल कितने सिग्नल है NMR के? 5 सिग्नल है। पहले से देखते जाओ किसमें 5 सिग्नल आते हैं। 5 सिग्नल किसमें आते हैं वही बात करनी है, कंफर्मेशन तो हम बाद में करेंगे। यहाँ पे 2 प्रोटॉन है तो यहाँ पे मैं A, यहाँ पे क्या आएगा B, यहाँ पे क्या आएगा C। ये मैं NMR के सिग्नल की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको एग्जाम में सोल्व करना है। 1, 2, 3 मिल गए, यहाँ पे प्रोटॉन तो नहीं होगा। चलो यहाँ पे भी प्रोटॉन नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं D कह दूं, तो आप जानते हैं बीच में से C2 लगानी है। बीच में से क्या लगानी है भैया? C2। यहाँ से C2 घुमाओगे तो यहाँ आपने D कहा, तो ये P प्रोटॉन क्या हो जाएगा? D। मैं NMR के प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे E आएगा तो ये भी E। देखो तो 1, 2, 3, 4 और 5, A में 5 सिग्नल मिल गई, तो A प्रोबेबल आंसर है। अभी तो प्रोबेबल है। अब B में देखो, यहाँ पे मैंने A कह दिया, B, C, यहाँ पे D, तो ये भी D हो जाएगा। यहाँ पे E, यह भी E। और यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा है ना मैंने कैसे ये सिग्नल लिख दिए, तो हमारी आप जो देख रहे हैं ना वही चैनल में NMR के सारे लेक्चर से वो पहले लेक्चर्स देख लीजिए। नंबर ऑफ सिग्नल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें मैंने सभी स्ट्रक्चर के नंबर ऑफ सिग्नल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझाया है। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लेके समझाया है, तो पहले वो जाके देख लीजिए, बाद में आपको आसानी से पता चल जाएगा।
यहाँ पे कितने सिग्नल मिलेंगे भाई, NMR के 5 सिग्नल, यहाँ पे कितने सिग्नल, 5 सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे भी C2 प्रेजेंट है, बीच में से C2 ऑक्सीस लगेगी ना भैया, ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन में, ठीक वही C2 ऑक्सीस यहाँ पे भी लगेगी C2, तो यहाँ पे भी C2 प्रेजेंट है। यदि C2 घुमाओगे तो ये दोनों सेम, ये दोनों भी सेम, यहाँ पे ये दोनों भी सेम, ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, तो ये दोनों में नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिले, 5 5 NMR के। आइए C तो निकाल दिया हमने, तो C को देखना ही नहीं है। अब बात करते हैं D की, तो D में यहाँ पे मैंने A कह दिया, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, तो क्या अब यहाँ मैं D कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि अब यहाँ C2 ऑक्सीस नहीं है, यहाँ पैरा सब्स्टिट्यूटेड थे, ये दोनों पैरा सब्स्टिट्यूटेड थे, इसलिए C2 ऑक्सीस थी, लेकिन अब यहाँ मेटा सब्स्टिट्यूटेड है, अब यहाँ से हम C2 ऑक्सीस नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब, और यदि वैसे भी पता ना चले ना, तो ऐसे देखो ना, ऐसे देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन भी ब्रोमीन के ऑर्थो में है, ये हाइड्रोजन भी ब्रोमीन के ऑर्थो में है, तो ये वाला हाइड्रोजन यदि ब्रोमीन के ऑर्थो में हुआ ना, तो आपको सेट करना है ये वाला हाइड्रोजन के बारे में, तो ये हाइड्रोजन भी ब्रोमीन के ऑर्थो में होना चाहिए, नहीं है, पैरा में है। इसका मतलब यदि आपने इसे D बोला, क्या बोल दिया, D, तो ये हो जाएगा E, यहाँ पे आएगा F, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे F और यहाँ पे G। टोटल सिग्नल इसमें तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल NMR सिग्नल यहाँ पे 7 मिले, ये दोनों में 5 5 मिले। समझना कैसे निगलेक्ट करते हैं आंसर को, जो गलत आंसर है उसको निगलेक्ट करना पहले सीख लो, बाद में सही आंसर का कंफर्मेशन हम करेंगे। पहला निगलेक्ट क्या किया, C, कहाँ से किया, तो कि भाई उसमें एसिड हेलाइड दिया हुआ था, और हमें IR के डेटा जो दिए हुए हैं वो कार्बोनिल कीटोन के दिए हुए हैं, किसके हैं, कीटोन के, तो C को निगलेक्ट कर दिया। फिर हमने देखा टोटल नंबर ऑफ NMR सिग्नल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ NMR सिग्नल है कितने भैया, तो कि भाई यहाँ 5 सिग्नल आपको दिए हुए, जो भी दिया हुआ है टोटल सिग्नल 5 है, इतनी बात आपको मालूम है। तो इसमें भी 5 आए, इसमें भी 5 सिग्नल आए, लेकिन D में कितने आए, 7 सिग्नल आए। तो आपको पता चल गया कि C और D तो नहीं आएगा, तो अब मैं यहाँ D को भी निगलेक्ट कर दूं ना, D गया, C भी गया, A और B दोनों बचे हैं, A और B दोनों बचे हैं। अब A और B दोनों में चेक करना के लिए उन्होंने दिया हुआ है, देखो भैया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के डेटा दिए हुए हैं, और मैंने हेलोजन आइसोटोप में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमारे जो लेक्चर्स है अगले, उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हेलोजन आइसोटोप, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हेलोजन आइसोटोप में पढ़ा था कि यदि क्लोरीन बेंजीन रिंग के से जुड़ा हुआ हो, क्लोरीन या तो क्लोरोबेंजीन हो, तो उसकी इंटेंसिटी का रेशियो क्या आता है, 3:1 आता है, और यदि ब्रोमोबेंजीन हो तो उसकी इंटेंसिटी का आंसर 1:1 आता है। ये हमने हेलोजन आइसोटोप में बात कर ली थी। किसकी भाई, यदि बेंजीन क्लोरोबेंजीन हो या ब्रोमोबेंजीन हो, देखो ना यहाँ देखो ना, चलो इसको मैं अभी जाने दूं, ऊपर ले लूँ तो, अरे रुको, यहाँ मैं फिर से आपको लिख देता हूं, यह आपका ऑप्शन नंबर A, यहाँ पे है ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन, ये कार्बोनिल। मैं क्या समझाना चाहता हूं वो समझना आराम से, ऑप्शन नंबर B। अब तो दो ही बाकी रह गई है ना, B और A को ही हमें कंपेयर करना है, बाकी तो हमने निगलेक्ट कर दिए। कैसे किए वो आप जानते हैं, यहाँ पे आएगा ब्रोमीन, यहाँ पे क्या आएगा भैया, ब्रोमीन आएगा, 1 2 3, अरे इधर यहाँ पे ब्रोमीन। चलो मैं इस सिर्फ इतना हिस्सा देखो, आगे क्या है ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे आगे क्या है क्लोरोबेंजीन। हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हेलोजन आइसोटोप में पढ़ा था कि यदि क्लोरोबेंजीन हुआ तो 3:1 इंटेंसिटी आएगी, यदि ब्रोमोबेंजीन हुआ तो 1:1 आएगी। यहाँ आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के डेटा दिए हुए हैं, उसमें 1:1 जो दिया हुआ है वो हेलोजन आइसोटोप की इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है। क्या है, हेलोजन आइसोटोप की इंटेंसिटी। तो यहाँ पे आपको हेलोजन आइसोटोप की इंटेंसिटी क्या दी हुई है भैया, 1:1।
इसका मतलब साफ है। क्या है साफ? कि आपके कंपाउंड में ब्रोमोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन नहीं है। क्या नहीं है? यदि क्लोरोबेंजीन होता, यहाँ क्लोरीन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता, तो वहाँ इंटेंसिटी 3GM1 होती, लेकिन वहाँ 1GM1 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? ब्रोमीन होगा। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही आप पता लगा सकते हैं यहाँ ब्रोमीन है या क्लोरीन है। तो हमने पता लगा लिया भैया कि यहाँ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में 1GM1 है, इसका मतलब हमारा आंसर ए ही आएगा। आइए कंफर्म करते हैं। कैसे कंफर्म करते हैं? पहले तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं? अरे इधर ध्यान देना, इधर ब्रोमोबेंजीन है ना, तो 1GM1 तो हमारा परफेक्ट है। चलो वहां से तो पता चल गया। अब एनएमआर के डेटा भी सेट करने होंगे ना, तो करते हैं। 7.84 बेंजीन रिंग का है, 6.5 to 8.5 के बीच में बेंजीन रिंग का है। तो 7.84 7.8 यानी कि 7.5 से ज़्यादा है। आपकी डेल्टा पीपीएम 7.5 से ज़्यादा कब होगी? जब वो प्रोटॉन पे विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगी। तो विड्रॉइंग इफेक्ट कौन लगाएगा भाई? कौन लगाता है? ये कार्बोनाइल की विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण क्या हो गया? यहाँ के जो ऑर्थो वाले दो प्रोटॉन है ना, HA, इसको भी मैंने HA कह दिया, उसकी डेल्टा पीपीएम कितनी आएगी? उसकी डेल्टा पीपीएम आएगी 7.8, क्योंकि वहाँ पे कार्बोनाइल की विड्रॉइंग इफेक्ट है। दूसरा क्या दिया हुआ है? 7.6 दिया हुआ है, तो ये भी यहाँ पे आएगा 7.6। अब देखो तो चलो मैं ये स्ट्रक्चर नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये स्ट्रक्चर आप ये पहले लिख लेना, पहले आप लिख लेना पूरा क्वेश्चन। मैं यहाँ समझाने के लिए स्ट्रक्चर बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको मज़ा आए। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड, यहाँ पे है ब्रोमीन। अब मैं बात करता हूँ ये वाले दोनों प्रोटॉन की। यहाँ पे रहा प्रोटॉन, यहाँ पे रहा प्रोटॉन। यदि मैंने इसे HA कह दिया, ध्यान देना, तो ये भी क्या हो जाएगा? HA। अब मैं इसके डेटा सेट करवा रहा हूँ, कंफर्म कर रहे हैं हमारा NMR डेटा या हमारा स्ट्रक्चर दोनों सेम है या नहीं। देखो HA दो प्रोटॉन मिले ना, इसका मतलब 2H होगा। देखो तो उसमें है क्या? आपने पहले लिख लिया होगा 2H है भैया, 2H डबलेट, यानी कि ये प्रोटॉन का स्प्लिटिंग कोई एक पर्सन करेगा। कोई एक है, ऐसा है, कंफर्म करो ना। अरे है भैया, देखो इधर देखो ना, ये वाला प्रोटॉन कौन सा है भैया? ये HB है ना, तो ये HB और HA नॉन इक्विवेलेंट हो गए। तो ये HB है ना, ये हमारे HA का स्प्लिटिंग करेगा, HB HA का स्प्लिटिंग करेगा। तो ठीक वैसे ही ये वाला HB भी हमारे HA का स्प्लिटिंग करेगा, ये HB भी HA का स्प्लिटिंग करता है। तो अब ये दोनों के लिए ये प्रोटॉन के लिए ये स्प्लिटिंग करेगा, ये प्रोटॉन के लिए ये स्प्लिटिंग करेगा। ये सारी बातें आप सब लोग जानते ही हैं। अब नंबर ऑफ HB कितने हैं भैया? ये प्रोटॉन को स्प्लिटिंग करने वाला ये एक ही है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 2H डबलेट, अरे हाँ लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। HA है कितने टोटल? 2। एक HA का स्प्लिटिंग कौन कर रहा है? तो कि भाई HB। तो HB एक ने एक का स्प्लिटिंग कर दिया, यानी कि डबलेट आ गया। अब दोनों HO और HB दोनों जो स्प्लिटिंग कर रहे हैं वो ऑर्थो पे है। HA और HB की पोजीशन क्या है? ऑर्थो है। और यदि ऑर्थो हुआ तो ऑर्थो कपल J कपलिंग कांस्टेंट कितना आएगा? J कपलिंग कांस्टेंट 8 हर्ट्ज आता है। ऑर्थो कपल हो रहा है तो उसका कपलिंग कांस्टेंट 8 हर्ट्ज आता है। ठीक वैसे ही, और इसकी डेल्टा पीपीएम, यहाँ पे विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगी ना कार्बोनाइल की भैया, कार्बोनाइल की विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण इसकी डेल्टा पीपीएम 7.84 हो जाती है, इसकी भी 7.84 है। अब दूसरी बात, दूसरा डेटा दिया हुआ है 7.6। दूसरा डेटा कौन सा दिया हुआ है? 7.6। तो देखो वो भी 2H डबलेट है। तो HB है कितने टोटल? तो कि भाई 2 है। तो इसके बारे में मैं लिखूँ तो 2H और HB का स्प्लिटिंग कौन करेगा? अब बता दो ना। HB का स्प्लिटिंग उसके बगल में रहने वाला नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, उसके बगल में रहने वाला नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो ये HA नॉन इक्विवेलेंट है, ऑर्थो कपल है।
तो ये करेगा। भाई कितने एच ए ये वाले एच बी का स्प्लिटिंग कर रहे हैं, तो कि भाई ये अकेला एच ए ही इसका स्प्लिटिंग कर रहा है, ये एच ए एच बी का स्प्लिटिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला एच ए और ये एच बी दोनों पैरा पोजीशन पे है। ऑर्थो कपल होता है, मेटा कपल भी होता है, लेकिन पैरा कपल नहीं होता। एनएमआर में यदि पैरा पे हमारे दो प्रोटॉन हो अलग अलग तो वो एक दूसरे का स्प्लिटिंग नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले एच बी का स्प्लिटिंग ये एच ए नहीं करेगा, एच ए नहीं करेगा, तो सिर्फ ये एक एच ए ये प्रोटॉन का स्प्लिटिंग करेगा। इसका मतलब एच बी टोटल कितने हैं भैया, 2। ये एच बी का स्प्लिटिंग किसने किया, एच ए ने। कितने एच ए मिलके स्प्लिटिंग कर रहे हैं, तो कि भाई एक ही एच ए, ये अकेला एच ए स्प्लिटिंग कर रहा है। इसका मतलब 2H डबलेट आएगा, 2H डबलेट आ गया। एच ए और एच बी दोनों ऑर्थो पोजीशन पे है। कहाँ पे है, ऑर्थो पोजीशन पे। तो यानी कि उसके कपलिंग कांस्टेंट कितनी आएगी, 8 हर्ट्ज आएगी। उसका कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 8 हर्ट्ज। बात करते हैं डेल्टा पीपीएम की। तो ये कार्बोनाइल की आप जानते हैं ना, आप जीओसी में पढ़े होंगे, कार्बोनाइल की -R इफेक्ट होती है। कौन सी, -R इफेक्ट। वो कौन सी जगह पे आती है, कौन सी जगह पे -R इफेक्ट आती है, तो कि भाई ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा मेटा पोजीशन पे विड्रॉइंग इफेक्ट -R इफेक्ट नहीं लगती। इसका मतलब इसकी डेल्टा पीपीएम क्या हो जाएगी, इसकी डेल्टा पीपीएम 7.60, इसकी भी 7.60, दोनों सेम ही है। तो ये बात हो गई। अब बात करनी है 3.65 2H ट्रिपलेट दिया हुआ है। 2H ट्रिपलेट आप जानते हैं ना, 2H ट्रिपलेट यदि दिया हुआ हो, 2H ट्रिपलेट तो 2H ट्रिपलेट को कैसे लिखेंगे, तो पहले तो CH2 लिख दो, 2H ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या, ये हमारे जो CH2 इसका स्प्लिटिंग करने वाले 2 अलग अलग प्रोटॉन होंगे, इसके स्प्लिटिंग करने वाले 2 प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2H, ये दोनों प्रोटॉन का स्प्लिटिंग कौन करेगा, उसके बगल में रहने वाले नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, उसके बगल में नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, उन्होंने कह दिया है ट्रिपलेट में स्प्लिटिंग हो रहा है। इसका मतलब उसके पास में 2 प्रोटॉन होंगे। तो ये रहे 2 प्रोटॉन। क्या ऐसा फ्रेगमेंट है हमारे पास, यस, ये रहा CH2 और ये रहा CH2, ये फ्रेगमेंट रहा, ये एक फ्रेगमेंट रहा, ये दूसरा फ्रेगमेंट रहा, ये भी CH2 है ना, 2 CH2 है। अब बात आती है डेल्टा पीपीएम की। किसकी बात आती है भैया, डेल्टा पीपीएम की। तो देखो डेल्टा पीपीएम कैसे सेट करेंगे। अब यहाँ आपको दी हुई 3.65 और आप जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं भैया कि कार्बोनाइल के पास, यदि कार्बोनाइल के पास प्रोटॉन रख दिए जाए sp3 कार्बन पे, तो विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण उसकी डेल्टा पीपीएम इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ ये प्रोटॉन के बारे में यदि मुझे लिखना हो तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ चलो इसको मैं जाने दूँ। ये प्रोटॉन यहाँ पे मैं A, B और C, A तो आ गया, A B आ गया, C D और E, तो C का सिग्नल क्या आएगा भैया, तो कि भाई C है तो 2H, इसका स्प्लिटिंग D वाले करेंगे ट्रिपलेट में, और इसकी डेल्टा पीपीएम 3.65 दी हुई है। अब D की बारी, D का मैं लिखता हूँ, देखना D, यहाँ पे D पे कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, तो 2H, इसका स्प्लिटिंग ये C वाले प्रोटॉन भी करेंगे, E वाले प्रोटॉन भी करेंगे। C पे 2 प्रोटॉन, E पे भी 2 प्रोटॉन, 2 मिला के हो गए 4, तो 4 लोग मिलके एक का स्प्लिटिंग करेंगे, तो उसको हम कहेंगे पेंटेट, 2H पेंटेट। फिर बात आती है E की, तो यहाँ पे E पे 2 प्रोटॉन है ना, उसका स्प्लिटिंग कौन करेंगे भैया, तो कि D पे रहने वाले, D पे कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, तो वो भी ट्रिपलेट में। अरे ठीक वैसा तो दिया हुआ है आपको, ठीक वैसे ही दिया हुआ है। अब बात करनी है डेल्टा पीपीएम की। तो यहाँ पे कार्बोनाइल की देखो भैया, यहाँ पे जो कार्बोनाइल की विड्रॉइंग इफेक्ट लग रही है ना, ऐसे लगेगी, लेकिन विड्रॉइंग इफेक्ट आप जानते हैं ना डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे C पे ज़्यादा लगेगी, D पे कम, E पे बहुत कम लगेगी। तो C पे बहुत ज़्यादा है, यानी कि डेल्टा पीपीएम विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण इंक्रीज होती है।
यहाँ पे कम लग रही है ना, यहाँ पे कम, तो डी का क्या है 2H पेंटेट, तो 2H पेंटेट की डेल्टा पीपीएम आपको दी हुई है 2.25 और यहाँ इसकी डेल्टा पीपीएम दी हुई है 3.18। देखो 3.18, ये बात हो गई हमारे ऑप्शन नंबर ए की। अब देखो हमें पता चल गया है कि ऑप्शन ए ही आने वाला है। सिर्फ देखना दी भैया, सिर्फ और सिर्फ मैंने कहाँ से, देखो अभी मैंने CMR का तो इस्तेमाल ही नहीं किया। विदाउट CMR आप 4 मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन आपको CMR भी आता हो तो कंफर्म चारों के चारों। हमने IR, पहले IR का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, फिर NMR का, फिर CMR का, अरे फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब हम बात करते हैं किसकी, CMR की। चारों स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक क्वेश्चन सोल्व करना होता है, लेकिन यदि आपको सिर्फ IR और NMR आपका स्ट्रॉन्ग हो ना, तो आसानी से विदाउट CMR क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखो अभी तक तो हमने CMR का कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं किया, फिर भी हमने आंसर लगा लिया कि हमारा आंसर ए ही आने वाला। अब सेट कर लेते हैं। आप सब लोग जानते हैं ना, आप सब लोग जानते हैं भैया। चलो अब यहाँ लिखने की जगह नहीं, आप खुद लिख लेना, मैं यहाँ से कह देता हूँ। सब कार्बोनाइल दिख रहा है, तो कार्बोनाइल के कार्बन की डेल्टा पीपीएम सबसे हाईएस्ट होगी। कार्बोनाइल के कार्बन की डेल्टा पीपीएम सबसे हाईएस्ट, तो इसकी डेल्टा पीपीएम क्या आएगी 197 आपको दी हुई है 197। फिर sp2 कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर sp2 बेंजीन रिंग का sp2, तो यहाँ रहा, यहाँ पे विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण इसकी आएगी 137, विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण 137 होती है। फिर आप जानते हैं रेजोनेंस इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे लगती है, तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगी तो 133, ये दोनों सेम कार्बन हो जाएंगे ना, C2 एक्सिस घुमाने से ये दोनों कार्बन सेम है, तो इसकी 133 आएगी। और आप जानते हैं मेटा पोजीशन पे विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं लगती, लेकिन पेरा पोजीशन पे -R इफेक्ट लगती है। कार्बोनाइल की -R इफेक्ट पेरा पोजीशन पे लगेगी, तो विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण डेल्टा पीपीएम इंक्रीज हो जाएगी। तो अब किसकी बारी आएगी भैया, तो कि 130 है वो पेरा का है, और यहाँ 128 जो दिया हुआ है वो मेटा का है। कार्बोनाइल से मेटा पोजीशन की डेल्टा पीपीएम दी हुई है। अब बात आती है यहाँ sp3 कार्बन की। किसकी बारी आती है, sp3 कार्बन की। वो भी आपको 3 सिग्नल दिए हुए हैं। ये रहा आपका 45 का। यहाँ क्लोरीन की विड्रॉइंग इफेक्ट भी लगेगी ना दोस्तों, क्लोरीन की विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण यहाँ पे हो जाएगी 36, और यहाँ पे ये वाले कितनी आएगी 28। तो ये बात थी सिंपल आपके एग्जाम्पल के बारे में। 4 मार्क्स कितना भाई, 4 मार्क्स। गुजराती में इसे क्या कहते हैं, ये रोकड़िया मार्क है। क्या है भैया, रोकड़िया मार्क क्यों यार है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप आसानी से, और एक आप जानते हैं 8 to 10 मार्क का तो कंपलसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी IR और NMR से कंपलसरी आता ही आता है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और NMR से दोनों को मिला के 8 to 10 मार्क का आता ही आता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो, ये नेट जून 2019 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है भैया, 2 मार्क का है। नेट जून 2019। वीडियो पॉज करके पहले तो लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके आपको लिख लेना है। चलो अब हम फाइंड करते हैं। सिंपल है भैया, H1 NMR के सिग्नल फाइंड करने हैं, H1 NMR के सिग्नल फाइंड करने हैं। तो आप जानते हैं ना, अरे हाँ ना बता दो, H1 NMR के सिग्नल। तो पहले तो मैं आपको समझा दूं, इधर देखो ऐसे ब्रिज होगा ना, ऐसे ब्रिज होगा, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 कार्बन होंगे, यहाँ पे भी 2 कार्बन होंगे, यह ऐसे 2 कार्बन होंगे, ये ऐसे जुड़े हुए हैं। यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, ब्रिज हेड है। वो क्या है भैया, ब्रिज हेड है। ऊपर क्या है, ये वाला ऊपर है क्या, ऊपर है वो चोटी वाला कार्बन। इसे क्या कहते हैं, चोटी कहते हैं ना। ये कार्बन को हम कहते हैं चोटी। यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। ध्यान से देखना, यहाँ पे आगे की ओर एक सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे पीछे वाले की ओर एक सब्स्टिट्यूशन है, पीछे वाले की ओर एक सब्स्टिट्यूशन। आप लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा है। अब तो 3D में आपको ब्रिज कंपाउंड दिखाई दे रहा है। कैसा है ब्रिज कंपाउंड, 3D में आप इमेजिनेशन कीजिए। मैंने बीच में से C2 एक्सिस घुमाई, यहाँ चोटी वाले कार्बन में से
यहाँ चोटी वाले कार्बन में से C2O6 घुमाई तो क्या होगा, यहाँ देखो ये चोटी वाला कार्बन, ये मेरा सर है ना जो चोटी वाला कार्बन है, यहाँ पे उस पे 2 प्रोटॉन है ना, उस पे 2 प्रोटॉन है, एक ऊपर की ओर ये भी ऊपर की ओर, ऐसे 2 प्रोटॉन है दिखाई दे रहा है। बीच में से C2O6 घुमाओगे तो क्या होगा, अरे ये देखो घूम गई C2O6, घूमी कि नहीं घूमे, अरे ये रहा, ये एक HA है, यहाँ पे HB है। चलो ये दोनों मैंने प्रोटॉन अपनी मुट्ठी में रख दिए, मैं घूमूंगा तो ये दोनों प्रोटॉन घूम जाएंगे। तो यदि ये दोनों प्रोटॉन घूम जाते हैं, यदि मैंने इसे HA कहा तो ये भी क्या आएगा, HA ही आएगा, ये भी क्या आएगा, HA ही आएगा। ध्यान से देखना, अब ये दोनों घूम गए, अब यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन है ना, ये सब्स्टिट्यूशन वो आपकी तरफ है, यहाँ पे एक पीछे की ओर सब्स्टिट्यूशन ये इधर है, ये एक इधर है, इधर होगा ना। अब मैंने C2O6 यहाँ से लगानी है, यहाँ से मैं C2O6 घुमाऊंगा तो ये सब्स्टिट्यूशन किधर चला जाएगा, इधर, ये वाला सब्स्टिट्यूशन इधर चला जाएगा, यानी कि ये सब्स्टिट्यूशन घूम के इधर आ जाएगा, ये घूमकर इधर आ जाएगा। तो यदि मैंने इसे HB बोल दिया तो यहाँ पे भी HB, यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल के तीनों प्रोटॉन सेम आते हैं तो B आ गया। अब देखो तो यहाँ पे HC है, यहाँ पे भी क्या है, HC है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे HD है तो ये भी क्या हो जाएगा, HD। अरे पता चला कि नहीं चला, चलो समझते हैं, ध्यान देना। आपने पहले तो चोटी में से C2 घुमाई ना, तो ये चोटी के 2 हाइड्रोजन ऐसे घूम गए, ऐसे घूम गए, तो यदि आपने इसे HA कहा तो ये भी HA हो जाएगा। ब्रिज हेड में आगे की ओर एक हाइड्रोजन है, एक पीछे की ओर है, जैसे ही आप बीच में से C2O6 घुमाओगे ना तो ये आगे वाला हाइड्रोजन पीछे आ जाएगा, पीछे वाला हाइड्रोजन आगे आ जाएगा। यदि आपने इसे HB कहा तो ये घूमकर पीछे आ गया तो उसे भी क्या कहना होगा, HB। ठीक वैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन पे मिथाइल है ना, एक पीछे की ओर है, बीच में से C2 घुमाओगे तो ये दोनों ऐसे चेंज हो जाएंगे। यदि आपने इसे HC कहा तो ये भी क्या हो जाएगा, C। और ये 4th नंबर, टोटल नंबर ऑफ NMR सिग्नल यहाँ पे कितने आते हैं भैया, टोटल नंबर ऑफ NMR सिग्नल यहाँ पे आ जाते हैं 4। टोटल सिग्नल मुझे कितने मिले NMR के, 4 सिग्नल। तो ये रहा आपका आंसर। चलो तो ये सिंपल क्वेश्चन है, देख लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।